Okay, write down chapter number 7, alternating current. Write down heading. Heading alternating current. इसको AC कहता है. Alternating current. Write down heading alternating current. An alternating current is that current whose magnitude changes continuously. Whose magnitude changes continuously with time and reverses its direction periodically and reverses its direction periodically. है ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को ये रिवर्स भी करती है, चेंज भी करती है और रिवर्स भी करती है, अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअस चेंज करती है. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. An alternating current is that current whose magnitude changes continuously with time and reverses its direction periodically. उसके नीचे लिखो डायरेक्ट करेंट. हालांकि डायरेक्ट करंट पढ़ना नहीं है हमको, लेकिन लिख लो डीसी, डायरेक्ट करंट. Direct current is the current that flows with a constant magnitude. In the same direction. In the same direction. Okay. देखो यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हो. देखो ये इस तरह का पीरियोडिकली होगा, कंटिन्यूअसली चेंज भी कर रहा होगा, है ना, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी कर रहा होगा पीरियोडिकली, है ना. एक बार मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, फिर अपने मैग्नीट्यूड को घटा रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ा रहा है, घटा रहा है, फिर घटाते फिर बढ़ा रहा है, फिर बढ़ा रहा है, फिर घटा, और अपनी डायरेक्शन को एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, यानी अपनी डायरेक्शन को भी कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को भी
रिवर्स कर रहा है, ये इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो दिस इज व्हाट, ये लिख लेना, दिस इज एसी। इसी में चाहो तो आप ऐसा बना सकते हैं, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डीसी। ये अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स नहीं करता है और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन को रिवर्स भी नहीं करता है। हाँ, साइन फंक्शन कह सकते हो, बिल्कुल ये साइन और कॉस फंक्शन हो सकता है ना। साइन या कॉस, साइन और कॉस एक ही फंक्शन होता है, फेज डिफरेंस π/2 पे होता है। तो ये साइन अल्टरनेटिंग करंट को आप साइन या कॉस दोनों फंक्शन कह सकते हो, बेसिकली साइन है ना, बेसिकली साइन ही। तो इट इज अ साइन फंक्शन। ओके, इसके नीचे इसी में लिखी अल्टरनेटिंग करंट में ही है, देखो। we know that when the coil we know that when a coil is rotated, we know that when a coil is rotated in a magnetic field, when the coil is rotated in a magnetic field, and alternating EMF and alternating EMF is induced, and alternating EMF is induced, which is given by the relation, which is given by the relation E is equals to E naught sin omega। आप ये चैप्टर नंबर 6 से पढ़ के, E is equals to E naught, E is equals to E naught sin omega t, यानी कि एक अगर इसको अगर देखा जाए y is equals to a sin x की तरह ग्राफ, अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये इसी तरह कुछ ग्राफ है, y is equals to a कुछ कांस्टेंट है, y is equals to a sin x की तरह ग्राफ, है ना। तो अगर y is equals to a sin x का ग्राफ ऐसे होता है तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का भी ग्राफ कुछ इस तरह, कुछ इस तरीके का ही होगा, जिसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो ई नॉट साइन ओमेगा टी हो, है ना। इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, है ना। देखो ग्राफ बनाएंगे, ऐसे होगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की होगी वो कितनी होगी, सॉरी ईएमएफ की जो होगी वो कितनी होगी, ई नॉट, क्योंकि साइन का कोएफिशिएंट ई है, तो ई नॉट और नीचे की तरफ जो होगा वो माइनस ई नॉट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसा ही जो ग्राफ बनाए थे हम लोग वैसा ही है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये ग्राफ वैसा ही है जो हम पहले बना चुके हैं, y इक्वल्स टू a sin x? यस और नो? यस सर। नो सर। ये आप देखोगे नेगेटिव डायरेक्शन वाला नहीं है। कैसे यस सर हो गया? सभी लोग यस सर, यस सर, यस। क्या नेगेटिव वाला नहीं है? वहां पे नेगेटिव भी नहीं था। अरे देखो फटाफट देखो, फटाफट आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये नेगेटिव में नहीं है यहाँ, अब क्यों नहीं है? वहां पे नेगेटिव में भी था, वहां पे थीटा माइनस भी हो सकता था, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आया बात? इसलिए इसलिए क्या हो गया, इसलिए हम यहाँ जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है जी।
छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना। अच्छा, मैक्सिमाइज कब करेगा अपने आप? व्हेन इट विल मैक्सिमाइज इटसेल्फ। व्हेन, बताओ ध्यान से, फटाफट बताओ, कब करेगा ये? कब करेगा? जब ओमेगा टी जो होगा वो पाई बाई 2 के बराबर होगा, है ना? तो यहीं पे लिख लेना कहीं कि ओमेगा टी जो होगा वो पाई बाई 2 के बराबर होगा, बिकॉज इट इज अ साइन फंक्शन। ध्यान रखना, टी, टी इज इक्वल टू व्हाट? टी इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई, ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी हो, ठीक है? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 4, कैपिटल टी अपॉन, क्या मतलब हुआ? कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। एक साइकिल जब अपना कंप्लीट करेगा तो उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। यानी यहां से ये एक चक्कर पूरा करेगा यहां तक, तो इस ये कितना टाइम लेगा? इट विल टेक टाइम पीरियड कैपिटल टी। बताओ हाफ कितना लेगा ये? टी बाई 2। अब बताओ ये 1/4 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टी बाई 4 लेना चाहिए, जो कि आया हो। और यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? 3t/4। तो आप इसको बना लो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो, अब आगे चलते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेना इसमें। ई नॉट को क्या कहते हैं? ई नॉट को पीक ईएमएफ भी कहते हैं, या मैक्सिमम ईएमएफ भी कहते हैं, या ईएमएफ एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। पीक है, मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड ईएमएफ भी कहते हैं। ईएमएफ एम्पलीट्यूड, ईएमएफ एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, या एम्पलीट्यूड ईएमएफ कह सकते हैं, है ना? और इसमें ई क्या है? ई इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस, ई क्या है इसमें? इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे ई की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। बाकी टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड सब जानते हो, एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी जानते हो क्या होता है, सब जानते हो तुम लोग, है ना? इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने की चीज नहीं, है ना? इसमें आप पॉइंट और भी लिख सकते हो चाहो, स्टार बना बना के इसी पॉइंट लिखना। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई अपॉन आर इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा। हमने आर से डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस, है ना? ये क्या बन जाएगा? आई, ये क्या बन जाएगा? ई नॉट अपॉन आर नॉट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो जाएगा वो इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगा, और एम्पलीट्यूड ईएमएफ होगा वो एम्पलीट्यूड करंट बन जाएगा, यानी मैक्सिमम करंट। और बाकी चीजें वैसे ही लिख लो वहां पे, एम्पलीट्यूड करंट आई नॉट एंड इंस्टेंटेनियस करंट आई। आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट and I naught is the amplitude current.
कुछ बेसिक चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। मीन निकालना, एवरेज निकालना आपको पता है। स्टैटिस्टिक्स आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, है ना। और जब मैं आरएमएस की बात बताता हूँ, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा हुआ है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, बिल्कुल सही, है ना। उस टाइम पे मैं बहुत डिटेल से समझा दिया था आप लोगों को, आपको याद हो ना हो अलग बात है, और डिटेल से समझा दिया था कि व्हाट इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। बेसिक चीजें बता दें कि मीन, मीडियन, मॉड, हम 3 मेथड जानते हैं किसी ग्रुप ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम 3 मेथड जानते थे, कौन कौन सा? मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड हम जानते थे, और उसके बाद में एक और चीज बताया था आप लोगों को, क्या? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी डेटा हो, जैसे मान लो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, है ना, ये कितने डेटा है। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करके और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 करते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है इसको हम एवरेज या मीन, है ना, एवरेज या मीन। लेकिन आरएमएस में क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे डेटा को हम स्क्वायर करते हैं, और फिर उसका मीन ले लेते हैं। मीन लेने का मतलब क्या हुआ, सबको ऐड करके उससे जितने और डेटा होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5। अब फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लेते हैं, है ना। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन रूट, हमारी बात उल्टा करते हैं। तो किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं, फिर स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, इसको हम रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें आप पहले ही बता चुका हूँ बहुत डिटेल से, आज भी हमने बता दिया रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट में भी आपको एवरेज निकालना और आपका आरएमएस वैल्यू निकालना, ठीक है। अगर सिर्फ रटना चाहोगे, सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रटना है तो अलग चीज है, आप सिर्फ रट लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझे रहोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपका नीट है या फिर आपका जो जेई मेंस है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इवन जेई एडवांस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, मॉडिफिकेशन होता है, डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है ना, मॉडिफाइड होता है। तो आप बेसिक चीजें समझने की कोशिश करना कि अगर मैं 2 चीजें निकालूं, यानी एक मीन या एवरेज कहते हैं और दूसरा आरएमएस होता है, रूट मीन स्क्वायर, ये 2 चीजें हमको निकालना है ना, देखना। अच्छा, मैं कहता हूं कि ये जो है, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ कह सकते हैं, दोनों चीजें। अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी होता है, ईएमएफ उसी रेशियो में अप एंड डाउन होता है जिस तरह से करंट अप एंड डाउन होता है, बल्कि ईएमएफ के अप एंड डाउन होने से ही करंट अप एंड डाउन होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ नहीं होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी है, ठीक है। तो यहाँ हम करंट ले रहे हैं, करंट ले लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द करंट एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम के साथ साथ करंट बढ़ रही है फिर घट रही है,
बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करंट जीरो है, यहाँ पे करंट कुछ हो गई, थोड़ा सा बढ़ गई, यहाँ पे करंट और बढ़ गई, यहाँ पे करंट और बढ़ गई, यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गई, फिर करंट घट रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, फिर जीरो हो गई, फिर नेगेटिव में आ गई, फिर और नेगेटिव बढ़ गई, नेगेटिव में और बढ़ गई, नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, फिर नेगेटिव में फिर से घट रही है, फिर नेगेटिव में घट रही है, फिर घटते घटते जीरो हो गई। ये बताओ कि यहाँ पे जितनी मैक्सिमम पॉजिटिव थी उतनी ही यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव है। बोलो, इससे जस्ट पहले वाला, मान लो अगर ये 10 एम्पियर है फॉर एग्जांपल, उससे पहले वाला कितना था, 9 एम्पियर प्लस 9 एम्पियर। तो अगर ये -10 एम्पियर है तो उससे जस्ट पहले वाली कितनी होगी, -9 एम्पियर। उससे जस्ट पहले वाली कितनी होगी, +8 एम्पियर। उससे जस्ट पहले वाली +7 एम्पियर। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, समझना बात। इस मैक्सिमम से पहले 10, 9, 8, 7 इसी तरह से कम होते 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 जीरो। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नेगेटिव में -10, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बोलो यहाँ तक। तो अगर मैं इस हाफ को देखूं, सिर्फ इस हाफ को, इतने हाफ, और फिर इधर वाले इतने हाफ को देखूं, तो जितना ये पॉजिटिव हाफ होगा उतना ही ये नेगेटिव हाफ होगा। बोलो, अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए और -8 और -7 इन सबको ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। बोलो, और अगर मैं इस पूरे को लेता हूं तो ये जाएगा कहां से कहां तक, इस पूरे को मैं अगर लेता हूं 0, +1, +2, +3 डैश 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 डैश, +10, +9, +9, +10, +9, +8, +7, प्लस घटते 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 +1 एंड +0। बोलो, ऊपर का पूरा मतलब 0 से 10 तक और फिर 10 से घटते हुए 0, ऊपर का सब पॉजिटिव आएगा। सेम इसी तरीके से मैं अगर यहां से यहां की तरफ जाऊं तो ये जो पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और अल्टीमेटली दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो, अल्टीमेटली दोनों बराबर होंगे। तो अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में यानी पूरे टाइम पीरियड के लिए, या हम कंप्लीट साइकिल में अगर मैं मीन निकालूं, मीन 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 करंट निकालूं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द रिजल्ट, बताओ आंसर दो। जीरो। जीरो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जीरो होना चाहिए। मैं देखो यहाँ पे फिजिकल मीनिंग समझा रहा हूँ, फिजिकल मीनिंग समझा रहा है यहाँ पे, अभी डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ फिजिकल मीनिंग समझ लेना, सॉरी सिर्फ डेरिवेशन कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि हम उसको कितना समझ पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर सारी करंट को ऊपर वाली को और नीचे वाली को ऐड कर दे तो ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऊपर जितना पॉजिटिव करंट आ रही है उतनी ही नीचे नेगेटिव करंट आ रही है। इसलिए अगर हम मीन निकालें, सिंपली मीन निकालें, तो ये जीरो हो जाएगा फॉर अ कंप्लीट साइकिल, है ना। मीन जीरो होता है, जो कि डेरिवेशन में हम करते हैं। ध्यान से बात सुनना मेरी, मीन जीरो होता है एक साइकिल के लिए, ठीक है। अल्टरनेटिंग करें, ये जो कि डेरिवेशन हम लोग करते हैं, जीरो आ जाता है, ठीक है। जब बोर्ड में पूछता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि 1/4 साइकिल के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए निकाल के दिखाओ, तब वहां पे गाड़ी फंस जाएगी, है ना। इसलिए मेथड पे जाना, मेथड पे जाना। रिजल्ट तो आपको याद रखना ही है, लेकिन मेथड पे जाना कि कैसे हमने उसको कैलकुलेट किया। अच्छा, यहां से अगर मैं यहां तक जाता, यानी हाफ साइकिल, T/2 के लिए, हाफ साइकिल मीन्स, हाफ साइकिल मीन्स T/2, हाफ साइकिल मीन्स T/2। हाफ साइकिल के लिए अगर देखा जाए तो बताओ क्या ये वैल्यू जीरो होगी या नहीं, जीरो और नॉन जीरो, पॉजिटिव। नॉन जीरो। नॉन जीरो होगी, बिल्कुल सही, और वो वैल्यू पॉजिटिव होगी।
और वो वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, इसको निकालेंगे हम, कितनी वैल्यू कितनी होगी पॉजिटिव वैल्यू, कितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। दूसरी बात इसमें आती है RMS, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन यानी रूट मीन स्क्वायर बेसिकली क्या है? रूट मीन स्क्वायर बेसिकली होता है, पहले हम डेटा को स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव करंट को लूं या नेगेटिव करंट को लूं तो स्क्वायर होके तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हम मीन लेंगे तो कुछ ना कुछ मीन आएगा, जीरो तो नहीं होगा। और अगर हम आरएमएस पूरे साइकिल के लिए लेते हैं, आरएमएस अगर हम पूरे साइकिल के लिए लेते हैं तो क्या ये जीरो होगा या नहीं? इट इज जीरो और नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो, वेरी गुड। यहाँ से अगर मैं पूरा एक साइकिल के लिए जाता हूँ तो ये क्या होगा कि नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव तो है यहाँ पे, लेकिन चूंकि हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू को हम स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो ये इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा। ठीक है ना, सबका सब आपस में ऐड हो जाएगा, और फिर जब उसको हम मीन लेने के बाद स्क्वायर करेंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आपकी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि हमको दो चीजें निकालनी है, मीन एंड आरएमएस। अब अलग अलग के लिए देखो, हम अगर पूरे साइकिल के लिए लेते हैं मीन, अगर पूरे साइकिल के लिए लेते हैं तो जीरो, और अगर हम हाफ साइकिल के लेते हैं तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर हम क्वार्टर साइकिल के लेंगे तब भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं मीन की बात, आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो अगर मैं पूरे साइकिल के लिए लेता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हाफ साइकिल के लिए लेता हूं तब भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जीरो नहीं है। तो आरएमएस में अगर हम लेते हैं किसी भी साइकिल के लिए, हाफ है, क्वार्टर है, या कंप्लीट साइकिल है, या टू साइकिल के लिए ले लें तो वो जीरो नहीं। इस बात को ध्यान रखना। ये जो अभी 10-15 मिनट में समझाया हूँ आपको, इसका कोई यूज नहीं है, इसको सिर्फ मैं बताया हूँ आपको फिजिकल मीनिंग समझाने के लिए कि व्हाट इज बेसिकली मीन एंड आरएमएस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन डेरिवेशन में। कितना भी पढ़ा दो तुम लोग ना, कितना भी पढ़ा दो, मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ ही में नहीं आता, कसम खा के बैठे कि नहीं समझेंगे नहीं। मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ, बहुत एक एक चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। हम कैसे कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो बोर्ड के लिए हो गया। T/2 पे जीरो है, क्या चीज जीरो? T/2 पे क्या चीज जीरो? क्या चीज आप बताओ, क्या चीज जीरो? समझा नहीं मैं। T/2 पे आई ई की वैल्यू या आई की वैल्यू, हाँ बिल्कुल जीरो, जीरो है तो वो भी ऐड होगा, क्योंकि जीरो का ऐड करना करना बराबर ही है, हम वहां तक ऐड करें, है ना, T/2 तक। तो T/2 पे जीरो हो जाएगा तो जीरो भी ऐड होगा, अगर आइडियल केस में देखा जाए तो। ऐसे जीरो को ऐड करना ना करना कोई मतलब नहीं है। राइट डाउन हेडिंग, राइट डाउन हेडिंग, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, average value of AC over average value of AC over one complete cycle.
average value of AC over one complete cycle. Average value of AC over one complete cycle. आई एवरेज क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज, मेरे सारे चार्ज को ऐड करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, है ना? सारे टाइम को ऐड कर देंगे, सारे चार्ज, या सिंपली आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन एवरेज। एवरेज करंट की बात हो रही है। तो पहले आप यहाँ पे निकाल लेना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी। ठीक है, ऐसे कर इंस्टेंटेनियस को अगर देखा जाए तो डी क्यू अपॉन डी टी होता है, और डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी मिल जाएगा, है ना? इंटीग्रेशन नोट करो, इंटीग्रेशन आई डी टी कंप्लीट साइकिल के लिए है तो 0 से t तक, और यहाँ पे आई नॉट कॉमन हो जाएगा, साइन जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, फ्रॉम 0 टू आई नॉट, सॉरी आई नॉट है ना। फिर आप अगर देखोगे इधर तो हो जाएगा आपका आई नॉट, या ऐसे कर सकते हैं माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई टी इंटू 0। लिमिट में पुट करना आप लोगों को आता है, मैं एक एक चीज बार बार वही बताऊंगा, ठीक है? 10 बार कोई चीज नहीं बताऊंगा। 2 पाई टी से टी कैंसिल, कॉस 2 पाई, बताओ कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? चाहो तो ग्राफ से अभी आप देख सकते हैं, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, 1 अगर 1 हो गए cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, इसलिए अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, आई एवरेज यहाँ पर ऊपर 0 है, नीचे इंटीग्रेशन, अच्छा dt को भी अलग चाहो तो इंटीग्रेट करना, तो सॉरी dt को अगर इंटीग्रेट करना चाहो तो फ्रॉम 0 टू t, तो t फ्रॉम 0 टू t, तो कैपिटल T आ जाएगा, और अगर आप आई एवरेज निकालना चाहो तो 0 अपॉन कैपिटल T 0, यानी एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए 0 है। कंप्लीट साइकिल की बात हो रही, किसी को दिक्कत है कैलकुलेशन में, इंटीग्रेशन अलग से बताई दिया है, और लिमिट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता ही दिया हूँ, कैसे पुट करते हैं मुझे पता है, मैं 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ 30% स्टूडेंट को अभी भी नहीं आता, 30% स्टूडेंट्स को अभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता, और वो ना आएगा, तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बताता है 30% स्टूडेंट को ना तो आया है और ना तो आएगा, और वो चाहते भी नहीं कि हम पढ़ना पढ़े, टाइम भी देते हैं गधों की तरह, टाइम देंगे पूरा पढ़ते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिलती है ना, बस गधे की तरह चलते। मैं बार बार कहता हूँ कि छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, बस छोटी सी चीज है, आप उसको 1 घंटे में अगर आप कॉमन सेंस का यूज करके 1 घंटा पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गधे क्या करें, पढ़ना ही नहीं चाहते, नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर फंसोगे, हर चक्कर में फंसोगे, देख लो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर over half cycle, over half cycle, average value of AC over half cycle, यानी लिखो, यहां से लिखते रहो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, बस यहां से लिमिट अभी मत रखना, बस लिमिट मत रखना, बाकी सब चीजें वही है, लिमिट मत रखना, और इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं देख लो, लिमिट मत रखना, बस नोट डाउन, कितना नोट करो, अपने वीडियो को तुम लोग ऑन ऑफ कर देते हो ना, मैं अब एक एक दिन मैं सबको हटाना स्टार्ट करूंगा। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल, नोट डाउन फास्ट, बहुत ज्यादा कम स्पीड है तुम लोगों की। डन, गुड, लिमिट पुट करो, क्या कर सकते हो बताओ, लिमिट पुट करो, क्या कर सकते हो, देखो ये हाफ साइकिल के लिए तो 0 से T/2 टाइम का लिमिट देंगे ना, टाइम dt है ना ये ऑपरेटर, तो क्या करेंगे, टाइम का इसमें देंगे, तो कहां से कहां तक, हाफ साइकिल का मतलब 0 से π/2 तक रख देंगे, या पाई तक रख देंगे, है ना, ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या है, dt है, तो टाइम कहां तक इंटीग्रेट होगा, फ्रॉम 0 टू T/2, फ्रॉम 0 टू T/2, फ्रॉम 0 टू T/2, यहाँ पे ले जाएंगे T/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा T/2, यह तो 0 रहेगा ही, फिर हो जाएगा -I0 अपॉन ओमेगा, कॉस टी से टी कैंसिल कर सकते हो, कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और फिर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो माइनस माइनस -2, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2I0 अपॉन ओमेगा, या इसको ओमेगा को आप फिर से आप लिख सकते हो 2I0 अपॉन 2π/T, इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो T इंटू I0 अपॉन पाई,
t इंटू आई नॉट अपॉन फाइव। इंटीग्रेशन dt आप करेंगे तो फ्रॉम 0 टू t बाई टू, t हो जाएगा ये फ्रॉम 0 टू t बाई टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा t बाई टू हो जाएगा। ओके, तो आपकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ऊपर क्या है इंटीग्रेशन डी क्यू, तो t इंटू आई नॉट अपॉन पाई अपॉन टी बाई टू, तो ये हो जाएगा t इंटू आई नॉट अपॉन पाई टू अपॉन सॉरी हाँ टू अपॉन टी, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट टू अपॉन फाइव, तो यहाँ पे जो आई एवरेज निकल के आएगा आई नॉट इंटू टू बाई फाइव। देन इसको सॉल्व करोगे 0.637 आई नॉट। हो गया डन। ओके अच्छा, वैसे तो इसको बहुत सारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक चीज आप ऐसे ही करके देखो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे कि अगर मैं इसको क्वार्टर साइकिल के लिए करूँ यानी टी बाई फोर के लिए, टी बाई फोर हो जाएगा, यहाँ पे टी बाई फोर हो जाएगा, और यहाँ पे टी बाई फोर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा cos पाई बाई टू, है ना, cos पाई बाई, तो cos पाई बाई टू कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, है ना, 2 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम t बाई फोर करेंगे, t बाई फोर करेंगे तो कितना आएगा t बाई फोर आ जाएगा, तो टी नॉट टी आई नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई आएगा तो ये 4 हो जाएगा, बोलो, तो अल्टीमेटली सॉल्व होकर तो वही आएगा ना, आंसर तो वही आया। ये है फिजिकल में, समझ में आया, क्वार्टर साइकिल के लिए भी आंसर वही आ रहा है कहीं किसी बुक पे नहीं मिलेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आप मैथमेटिक्स जानते हो एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हो अलग चीज है, मैथमेटिक्स की अगर ब्यूटी को समझ पाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ फील होगा कि हाँ मैथमेटिक्स बेसिकली कितनी बेहतरीन है। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि ऐसे, अगर मैं सिर्फ इतने का लेता हूँ, इतने का, तो इधर से बढ़ा फिर उधर से उतना ही, यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है मिडिल से, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ मिडिल से सिमेट्री दिख रही है, इधर की सिमेट्री, और फिर ये वाली, अगर हम पूरे को ले चाहे हाफ को ले,
अगर मैं सिर्फ हाफ को लेता हूँ कितने होंगे? तो इसकी जो एवरेज वैल्यू, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो मिडिल पॉइंट होता है, लेकिन ये मिडिल से ऊपर है। अगर ये आई नॉट है तो अगर ये मिडिल वाला इसका आई नॉट अपॉन 2 यानी कि 0.5 आई नॉट, लेकिन जो जो एवरेज जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 0.6, यानी इससे ऊपर आई यहाँ तक। यानी इसकी जो नेट करंट है वो यहाँ पे कहीं आई, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है। अगर मैं पूरे को लेता हूं तो सिर्फ इसको लेता हूं, सिर्फ इसको लेता हूं तो इसका भी वही आएगा। बोलो, इसका भी वही उसी पॉइंट पे है। और फिर हम दोनों का एवरेज लेंगे तो उसी पॉइंट पे, क्योंकि दोनों बराबर है। यानी 4 है, 4 और 4 का एवरेज कितना आएगा? 4 और 4 का एवरेज क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसी तरीके से अगर ये 0.63 अगर हाफ का आता है, दूसरे का भी अगर सॉरी क्वार्टर का, ये क्वार्टर का अगर 0.637 आता है और इस क्वार्टर का अगर हम लेते हैं तो 0.637 आता है, तो अगर दोनों का एवरेज लेंगे तो वही आ जाएगा, है ना? तो कह सकते हो कि सर क्या हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे हमने दो तरीके से किया, एक 0 से हाफ तक, 0 से t/2 तक, फिर दूसरी बार हमने 0 से t/4 तक किया। दोनों क्या आया? सेम आया, ठीक है। लेकिन अगर क्या हम यहाँ पे ये t/4 है और ये t/2, क्या अगर हम 0 से नहीं बल्कि t/4 से अगर t/2 तक की बात करें, यानी इस वाले क्वार्टर की बात, सिर्फ इस वाले क्वार्टर, तो क्या आंसर वही आएगा? हाँ बिल्कुल सेम होगा, सेम होना भी चाहिए, है ना? तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है, वैसे नीट वगैरह में तो नहीं आएगा, है ना, लेकिन अगर जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बाई चांस आपसे पूछ देता है कि फ्रॉम t/4 टू t/2, फ्रॉम t/4 टू t/2, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आपका वही है ना? तो जो भी लिमिट्स थी आपकी यहाँ पे, जो भी लिमिट्स थी आपकी यहाँ पे, उस लिमिट में आप t/4 टू t/2 कैलकुलेट करके देखना, है ना? या फिर आप t/2 टू 3t/4 तक कैलकुलेट करके देखना, नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ आएगा ना, यहाँ तो माइनस में आएगा, -0.637, लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड वही होगा, बट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे t/2 टू 3t/4 यानी किसी भी क्वार्टर के लिए आप करोगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अगर ऊपर वाले क्वार्टर की बात करोगे, ऊपर के दो क्वार्टर्स हैं उनकी अगर बात करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। अगर नीचे के दो क्वार्टर की बात करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, आप क्वार्टर साइकिल के लिए कहीं से। इसी तरीके से अगर हाफ साइकिल ऊपर के लिए आपने जो किया था, हाफ साइकिल के लिए आएगा 0.637, और अगर नीचे की तरफ करोगे यानी कि t/2 टू t, यानी नेगेटिव हाफ, यानी सेकेंड हाफ की अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपका यही आएगा, बट नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव साइन आपका ये आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज ज्यादा ही मैथमेटिक्स आपने पढ़ लिया हुआ है, इतना ज्यादा नहीं है बोर्ड में, सिंपल आपका पूछेगा कि हाफ साइकिल के लिए आप एवरेज निकाल दें, इससे ज्यादा नहीं पूछता। मैं आपको खास तौर से स्पेशली फॉर मैथ्स स्टूडेंट है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा है या मैं समझ, बल्कि बायो वाले कुछ बच्चे समझ जाते हैं। चलो खैर कोई नहीं, देखते हैं फिर नेक्स्ट डे। एनी प्रॉब्लम टू एनी एनी प्रॉब्लम टू एनी नो? इफ नो then you may leave the class after writing your attendance. Write your attendance and leave the class. Thank you.
लीव द क्लास, आर्या एंड मुस्कान।